सो गाइस, आज की वीडियो है स्टडी इन कनाडा के रिलेटेड, जिसमें हमारे साथ एक फ्रेंड हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, गुफरान फ्रॉम कनाडा। सो इनसे डिस्कस करते हैं लाइफ इन कनाडा के बारे। तो गुफरान, पाकिस्तान से आपने जब कनाडा में अप्लाई किया था, कौन कौन से हर्डल्स थे और डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड, और किस तरह से वो डॉक्यूमेंटेशन आपने फिल किया, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी? पाकिस्तान से कनाडा आने के दो प्रोसेस हैं। एक स्ट्रीम कहते हैं एसटीएस और एक स्ट्रीम को कहते हैं नॉन एसटीएस। तो सबसे पहले अगर एसटीएस की बात करें, सबसे जो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आपको एक बैंक में यहाँ पे पैसे डिपॉजिट, जो बेसिकली में से कहते हैं ब्लॉक अमाउंट, तो वो आप ही के पैसे होते हैं लेकिन वो आपको मिल जाते हैं। तो वो जब मैं आ रहा था तब $10,000, अभी रिसेंटली वो गवर्नमेंट ने चेंज करके उसको ऑलमोस्ट $21,000 कर दिया। अब आपको एक साल की जो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है वो भी जमा करानी पड़ती है वीज़ा अप्लाई करने से। उसके अलावा आपको आइल्स में नो लेस देन 6 बैंड्स चाहिए और आपको एक अपफ्रंट मेडिकल चाहिएगा। तो ये जो है मेन रिक्वायरमेंट्स है एसटीएस प्रोसेस की। तो जो नॉन एसटीएस प्रोसेस है उसमें बेसिकली आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं पे रेकमेंड नहीं करता क्योंकि उसके रिजेक्शन चांसेस वीज़ा के बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और आपने मेडिकल जो अपना सबमिट करवाना है उसमें क्या होती हैं डॉक्यूमेंट्स? गूगल पे लिखेंगे ना कनाडा एसटीएस रिक्वायरमेंट्स, तो पहली की वेबसाइट आएगी canada.ca के नाम से। आप उस पर क्लिक करें तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट फ्रेम मिल जाएगी। और जो डॉक्यूमेंटेशन आपने अटेस्टेशन करवानी है पाकिस्तान से, वो उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने हमें अपनी यूनिवर्सिटी से जो आपकी डिग्रीज हैं और आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो भिजवानी है। तो अब हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने मुझे अलाउ किया हुआ था कि मैं अपने जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उनसे कॉन्टैक्ट के उनको यूनिवर्सिटी का जिस तरह लाइक डोमेन होता है, मतलब यूनिवर्सिटी के ईमेल से इनके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या एडमिशन डिपार्टमेंट को ईमेल करें आपकी ऑफिशियल डिग्री। ठीक है। और तो एक ये प्रोसेस है, और आप उनको ये भी कह सकते हैं यूनिवर्सिटी वालों को कि हमें अपने स्टैम्प के साथ एक सील डॉक्यूमेंट में, सील एनवेलप में हम हमारी ट्रांसफर कर दें जो डिग्री है, या वो खुद उनको मेल कर दें लाइक DHL वगैरह के थ्रू, या फिर आप वो अक्सर यूनिवर्सिटीज भी करती हैं कि वो खुद मेल नहीं करती, वो बस आपको डॉक्यूमेंट दे देंगी। ठीक है, तो आपको खुद DHL वगैरह जाके उनके फेस पे मेल करनी पड़ेगी, लेकिन उसका ये नुकसान कि आपको कोरियर चार्जेस देने पड़ेंगे, वो 5 to 10,000 डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री जो है वो वेरी कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना, वो चीप है लेकिन उसमें एडमिशन लेना मुश्किल है। लेकिन अगर फॉर्चुनेट इनफ है कि उसको वहाँ पर एडमिशन मिल गया तो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले कि उनको एक WTS इदारा है यहाँ पे, उसकी से ना आपको एक इक्विवेलेंसी बनवानी पड़ती है कि आपकी जो डिग्री है वो कनाडा के किस एजुकेशन लेवल के इक्विवेलेंट है। तो गुफरान, आपने यूनिवर्सिटी की फाइंडिंग्स किस तरह से की? यूनिवर्सिटी का शॉर्टलिस्ट कैसे किया आपने? तो उसके लिए जो है ना एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, तो उसका नाम है universitystudy.ca। आप उस वेबसाइट पे जाएं, वो आपको सारी यूनिवर्सिटीज के नाम दे दे। राइट। और एडमिशन के लिए आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करके पोर्टल क्रिएट करके अप्लाई करना पड़ेगा? आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर खुद ही जाना पड़ेगा और वहाँ पे उनका भी एप्लीकेशन अपना यूजर नेम एप्लीकेशन डालें, और आपको ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको एक मोटिवेशनल लेटर लिखना पड़ेगा, वो आप बनाएं, और अपना एक्सपीरियंस वगैरह भी आपसे पूछ लें कि क्या है। तो और हाँ, उसके बाद एक आपको फीस देनी होती है, एप्लीकेशन फ़ीस, वो भी $120 से $200 के दरमियान होती है हर यूनिवर्सिटी के लिए। तो कुछ यूनिवर्सिटी में इतना सिंपल है कि अगर आपके पास एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो आप उसकी बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा एक रिलेटिव है, वो UH में पढ़ाई की थी,
तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना, तो उसमें यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में अप्लाई करना था। तो वो मेरे से ही पूछ रहा था ना कि कैसे करना है। तो मैं तब मुझे, जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे भी नहीं पता था, मेरे पास आइट्स था, तो मैंने आइट्स की बेसिस पे कर दिया था। तो उसको उसकी बेसिस पे एडमिशन मिल गया था। और कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो बिलिंगो पे भी मान जाती हैं, और पीटी वगैरह पे भी मान जाती हैं। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गया आपका आइल सर्टिफिकेट, सेकंड आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एंड देन द सीवी, जिसमें आपका अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसको मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप करके डायरेक्ट पोर्टल पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ऑफर लेटर रिसीव हो जाएगा विद इन 10 to 15 डेज बेसिस ऑन डिफरेंट यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, अगर आप मीट कर रहे हैं। और ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जो शेयर करती है कि आप इतने पैसे डिपॉजिट करो, वो आपने एडमिशन की अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए इनिशियल डिपॉजिट करना होता है, या फिर आप एम्बेसी के लिए अप्लाई करते हैं फॉर इंटरव्यू? या सो सबसे पहले आपको एक सीट कंफर्मेशन के लिए देना पड़ता है। अब यूएस यूनिवर्सिटी करने के बाद तो $500 था, अब नॉन रिफंडेबल था। और अब अगर मैं यूनिवर्सिटी न्यू फाउंडलैंड की बात था वो $2000 था, रिफंडेबल था। अब हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है। और एक दफ़ा जब आपको ऑफर लेटर मिल गया, और अगर आप एसटीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप भी अपना पूरा फीस $1000 डिपॉजिट दें और अपना ये अपफ्रंट मेडिकल वगैरह करवाएं, सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी ऑफर लेटर आने के बाद भी आप चूज़ करते हो कि आपने एसटीएस में रहना है या फिर नॉन एसटीएस में रहना है, और अगर एसटीएस में रहोगे तो 21,000 यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर्स आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप नॉन एसटीएस में हो तो आपने जस्ट ऑफर लेटर के साथ अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करनी है, राइट? हाँ, एसटीएस में एक और रिक्वायरमेंट है कि आपने $21,000 के साथ साथ आपने अपनी एक साल की यूनिवर्सिटी की फीस भी जमा करनी है। ओके, वो सो जो है तो वो अब हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट है। नॉर्म है यहाँ पे मास्टर्स की जो फीस है वो पर ईयर के हिसाब से मैं कहूँ तो 19 to 20,000 का एवरेज है पर ईयर। लेकिन अगर कुछ यूनिवर्सिटी है वो चीप है। जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी फाउंडलैंड है डेल्टाडोर की बात करूँ, उसकी बस ओवरऑल जो फीस है ना 2 साल की, इंजीनियरिंग की बात करूँ मास्टर्स की, तो वो $26,000 है। लेकिन उस पर क्या है कि आपको मतलब इनिशियल में आपको भी बस इनिशियल में 20,000 है और बाद में सिर्फ 5,000 है अगले साल की। तो गुफरान, इसमें आप ये बताएं कि नॉन एसटीएस प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है या एसटीएस प्रोग्राम बेहतर है, जिसमें आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर्स प्रोग्राम बेनिफिट्स भी हो, जिसमें आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, जॉब के लिए एलिजिबल हो? जी नहीं, ऐसा एसटीएस और नॉन एसटीएस में अपने वीज़ा एक्सेप्टेंस का जो है ना वो है बस। यानी कि यहाँ पे आके आपको भी ऐसा बेनिफिट नहीं होगा, बस आपको वीज़ा मिलने में आसानी हो जाएगी अगर एसटीएस में अप्लाई करेंगे तो। लेकिन एसटीएस पे भी अगर आप करेंगे तो एश्योरिटी नहीं है कि आपको वीज़ा मिला, क्योंकि रिसेंटली जो है कनाडा में वो हाउसिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जॉब क्राइसिस है यहाँ पे। यहाँ के भी लोग जो है ना काफ़ी ब्लेम करें इंटरनेशनल्स को कि यहाँ पे इनकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो अब गवर्नमेंट ने जो है एक्सेप्टेंस रेशियो है वो काफ़ी कम कर दी है। तो बस तो इसलिए मैं बस रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने ट्राई करना ही है इसमें करने, तो नॉन एसटीएस में भी लग सकता है, बस फिर वो आपकी लक है। तो स्टडी के साथ कितने आवर्स अलाउ हैं वहाँ पर एज अ स्टूडेंट को? पहले 20 था, तो अब इन्होंने जो फॉल इनटेक आई के लिए 34 आवर्स कर दिया। 48 आवर्स? 24 आवर्स। 24 आवर्स? 24 आवर्स इन अ वीक? एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, 24 आवर्स इन अ वीक, ठीक है। हाँ, बाकी अगर यूनिवर्सिटी के काम करेंगे तो 24 आवर्स अलाउ है। और अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब मिल जाती है तो आप अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड क्लास।
राइट, लाइक इन फॉर्म ऑफ असिस्टेंटशिप में? नहीं, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आपको यूनिवर्सिटी में किसी पिज़्ज़ा पे या टिम हॉर्टन्स में जॉब मिल गई, अनलिमिटेड आवर्स कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस है। और गुफरान, इसमें एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं नेक्स्ट क्या होती हैं कि आपने अपना मेडिकल सबमिट करवा दिया, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बहुत डिले होती है या फिर आपने आउट ऑफ द वे जाके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लाहौर में अगर है या फिर कराची में अगर मिल रही है? कनाडा का जो वीज़ा के लिए आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो ऐसे इंटरव्यू होता ही नहीं है। आपने बस अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने हैं और मेक श्योर करें वो जेन्युइन है। अब पहले तो ये होता था कि ये तो नहीं प्रोसेसिंग कर रहे होते थे अबू धाबी में, सॉरी। तो अब इन्होंने वो इस्लामाबाद वाली भी अपनी जो इनकी एम्बेसी है जो कुछ भी है वहाँ पर वो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया और अब चेकिंग वो मोर स्ट्रिक्ट है। वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो लेजिटिमेट स्टूडेंट्स हैं वो आए। मेक श्योर करें कि आपका हर डॉक्यूमेंट सही है, जो आप लिख रहे हैं, जो भी आप सबमिट कर रहे हैं वो जेन्युइन है। और उसके अलावा आप ये ऐसा जो इन्होंने की रिक्वायरमेंट में तो नहीं लिखा, लेकिन ये हर बच्चे सबमिट करा रहा होता है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो ये आपने राइट करनी है और ये अपनी वीज़ा डॉक्यूमेंट में अटैच करनी है। ये बेसिकली जो आपका इंटरव्यू है ना उसको कंपनसेट करेगा। अब ये मैं फिर बता रहा हूँ कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, या आप इसके बगैर भी करते हैं, लेकिन आपकी एक जेन्युइननेस शो कराएगा कि आप हाँ यहाँ पे आप पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसी में बेसिकली आपने अपने बारे में बताना होगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और जो आपने प्रोग्राम चूज़ किया, ये क्यों किया है और आपको ये लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट करेगा। जब आपका वीज़ा भी अप्रूव हो गया, पासपोर्ट भी उन्होंने अटैच कर दिया, नेक्स्ट जो आपने अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है फॉर द ब्लॉक अकाउंट, और जो यूनिवर्सिटी की पेमेंट है वो भी आपने यहाँ से सबमिट करवा के जानी है, वहाँ पर जाके सबमिट करेंगे? ये जो सारे काम है आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले करने हैं। तो ये जो है ब्लॉक अमाउंट के लिए अगर आप लिखेंगे ना, यहाँ के बैंक हैं जैसे CIBC बैंक है, TD बैंक है, स्कॉशिया बैंक है, तो आप बस गूगल पे जाके लिखें जैसे CBC GIC सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे आप अपना जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, उस पर लिखेंगे कि जो आपने इतनी अमाउंट डिपॉजिट करानी है। तो स्टडी के लिए ऑलमोस्ट 20,500 या 21,000 कह लें, वो रिक्वायरमेंट है, तो उतनी आप जमा कराएँ। वो उसमें देखें कितनी जमा करानी है, तो वो आपने एक डॉक्यूमेंट दे देंगे, वो आपने अपने बैंक में लेके जानी है, किसी भी लोकल बैंक में जो फॉरेन एक्सचेंज डील करता है। मैंने मिज़ान बैंक करती जो नंबर ब्रांच है, वहाँ पे आप जाएं तो वो आपको उसमें, और ये एक और है कि बैंक क्या करते हैं, वो कहते हैं आप हमसे US डॉलर में लें, और आप उनसे US डॉलर में ट्रांजैक्शन करवाएंगे, तो वो पहले US डॉलर बाय करेगा, फिर उसको बाद में कैनेडियन डॉलर में चेंज करवाएंगे। तो ये नहीं आपने कमाना, इस पर आपको डबल जो है वो चार्जेस पड़ते हैं। तो पहले आप PKR को USD में चेंज कराते हैं, फिर USD को CAD में चेंज कराते हैं। तो आपने ऐसा बैंक ढूंढना है जो आपको CAD में ही ट्रांजैक्शन करे, ताकि आपको एक ही दफ़ा कन्वर्जन फीस पड़े। और इसी तरह वो यूनिवर्सिटी से भी आपको जो है ना एक वो लेटर मिल जाएगा कि आपकी पहले साल की फीस है वो आपने लेके चले जाना है बैंक में। तो और उसके अलावा जो है वो बैंक वालों ने मेरे से ये भी डिमांड की थी कि आप अपना बताएं कि आपका साल का खर्चा कितना होगा ऐसी लेना। तो उसके लिए अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी तो ऐसा नहीं कोई दे, तो मैंने बस गूगल पे लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी डेली एक्सपेंस कैलकुलेटर, लाइफ एक्सपेंस कैलकुलेटर, मैंने कुछ ऐसा लिखा था। तो एक वेबसाइट आ गई थी, तो उसने मुझे एक वो बना के दे दिया था कि आपका ये हाउसिंग का ये खर्चा होगा, फूड का ये खर्चा होगा, एस्टीमेट बना के दे दिया था। वो एक बैंक वाले कुछ मांग सकते हैं आपसे, ये आपका लिविंग एक्सपेंस होगा। तो ये जो अमाउंट अगर इसको सम अप करें, ये तो 21,000 सेपरेट, आपका इनिशियल फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस सेपरेट और आपका लिविंग एक्सपेंस सेपरेट। ये तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस पड़ गया है। मतलब ये 40,000 कैनेडियन डॉलर्स। एग्जैक्टली
फर्स्ट फीस और जो आपकी GST है, तो ये हाँ जी 40,000 ये, और आप टिकट लगा लें, टिकट भी आपको 3 से 4 लाख की बची, और फिर ज़ाहिर एप्लीकेशन फीस वो ऑलमोस्ट $180 $200, तो हाँ आप अपना ऑलमोस्ट कह लें कि 1 करोड़ पे बात पहुँच गई है। ओ माय गॉड, पाकिस्तानी 1 करोड़ फॉर 1 ईयर। तो उसके आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है और आपको टिकट मिल जाती है, आप फ्लाई कर देते हैं कनाडा के लिए, नेक्स्ट अकोमोडेशन के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो पहले से बुक करके आएँ, या फिर वहाँ पर जाकर आपको खुद सर्च करनी पड़ती है? और विद इन यूनिवर्सिटी बेहतर रहता है या फिर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी? तो बेहतर ये है कि आप कहीं बाहर जो है वो अपना पर्सनल रूम भी देख, तो या फिर कोई आपका दोस्त है, अपना रिसर्च करें फेसबुक से, वहाँ पे आप जाएं तो वहाँ पे ना पोस्ट आप डाल सकते हैं जी कि मैं लाहौर से हूँ या मैं फलानी जगह से हूँ, तो अगर यहाँ से कोई और इस मेरे ही प्रोग्राम में कनाडा जा रहा है, मेरे बैच में है, मेरे से रब्ता करें, आप उससे रब्ता करें। तो रूम जो है आजकल एक मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन मिल जाता है बस लाइक $600 to $800 मतलब मिल जाता है आपको। और बेहतर ये होता है कि जो नया बच्चा है वो LRT जो ट्रेन स्टेशन है या बस स्टेशन है उनके पास से नहीं, क्योंकि गाड़ी तो बंदा भी अभी अफोर्ड नहीं कर सकता इनिशियली, तो आप यूनिवर्सिटी की तरफ से एक वो बस पास या ट्रेन पास मिलता है, तो आप जितने हो सके वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, तो आपका टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। राइट। तो गुफरान, कनाडा में आने के लिए कौन सा रूट बेहतर होता है? आप इंटर के बाद अप्लाई करें तो ज़्यादा बेनिफिट है, या फिर आफ्टर आपकी हायर एजुकेशन है आप उसके बाद अप्लाई करें? तो बेनिफिट कहाँ पे आपको नज़र आया अभी तक? बैचलर्स की बात करें तो बैचलर्स वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप्स में अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो वो मोस्टली बैचलर्स वालों को ही प्रेफर कर रहे होते हैं, और हर मतलब मोस्टली जॉब रिक्वायरमेंट्स में भी बैचलर्स ही है। लेकिन बैचलर्स में आने का ये भी नुकसान है कि जाहिर है बच्चा जो है FSC या A-लेवल 18-19 साल की उम्र में कंप्लीट कर लेता है, उस वक्त आपका एक मैच्योरिटी लेवल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वो माहौल आपको पता है कि ओपन है काफ़ी, तो ऐसा ना होना कि बच्चा जो है वो गलत कामों में पड़ जाए। तो एक अगर माँ बाप देखते हैं कि मैच्योरिटी लेवल है बच्चे का, कि मतलब ये ड्रग्स और अल्कोहल वगैरह में नहीं लगेगा, तो ठीक है भेजें, अच्छी बात है। मास्टर्स में ये बेनिफिट मिलता है कि एक तो आपका बेसिकली 1.5 से 2 साल का आपका कोर्स है, और आपको बाद में PR के लिए भी पॉइंट्स ज़्यादा बन जाते हैं। आफ्टर 2 इयर्स आपने जो वहाँ पे स्पेंड किए हैं, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे पाकिस्तानी को कि वो कौन सी स्किल सेट पाकिस्तान से सीख कर आएँ जिनका वहाँ पर फ़ायदा होगा? अगर उन्हें फील्ड की जॉब नहीं भी मिलती तो वो उससे बेनिफिट लेके अर्न कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक्सपीरियंस लेके आए, एक्सपीरियंस लेके आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जिनका पहले से एक्सपीरियंस है 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, वो जॉब मिलने में आसानी होती है, क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री का पहले से काफ़ी पता होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना नए बंदे को इतना सिखाने का ट्रेंड नहीं है, मोस्ट ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सपीरियंस बंदों के लिए ही है। और इवन अगर आप यकीन माने $15 की जॉब के लिए भी जाएंगे ना, तो उन्होंने वहाँ पर रिक्वायरमेंट लिखी होती है प्रीवियस एक्सपीरियंस इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट या प्रीवियस एक्सपीरियंस इन ग्रोसरी स्टोर। तो thank you so much Gufran, so nice of you, so lovely to meet you.